साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत भी एक बड़ी महत्वपूर्ण वास्तविक घटना से। साथियों, ये वास्तविक घटना है वियतनाम युद्ध के समय की। अमेरिका और वियतनाम एक लंबे समय तक युद्ध में संलग्न रहे और उस वियतनाम युद्ध के दौरान हजारों अमेरिकी सैनिक वियतनाम की जेलों में भी बंद रहे लंबे समय तक। और उसी में एक कैदी, उनका नाम था मेजर नेस्मेथ, NESMETH। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो मेजर नेस्मेथ के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। वो जब मेजर नेस्मेथ को पकड़ा गया तो मेजर नेस्मेथ एक कैजुअल गोल्फर थे, मतलब कभी कभी गोल्फ खेल लेते थे वो, लेकिन कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं थे वो, तो कैजुअल गोल्फर थे। और जब वियतनाम जेल में उनको बंद कर दिया गया तो उनको 7 साल की सजा हो गई। 7 साल की सजा हो गई साथ। और जो जेल में जो उनको केज मिली, जो कमरा मिला, वो था 5 फीट बाई 6 फीट का। अब आप सोच सकते हैं कि 5 फुट बाई 6 फुट का कमरा किस तरह का होता होगा। जेल में चले गए, बिल्कुल अकेला व्यक्ति हो, क्योंकि कहते हैं कि मेजर नेस्मेथ बड़ा जबरदस्त योद्धा था और कहते हैं कि उनकी जो मानसिक शक्ति थी, बड़ी प्रबल मानसिक शक्ति, इमोशनल बैलेंस उनका बड़ा तगड़ा। अब क्योंकि 7 साल की सजा हो गई तो अब क्या करें। तो साथियों, उन्होंने अपना एक मेंटल प्रोग्राम बनाया है। मेंटल प्रोग्राम का मतलब कि कई बार आदमी मानसिक रूप से अपने आप को सोचता है और उसी हिसाब से सिर्फ काम भी करने लग जाता है, जिसको कि कहते हैं यू आर नॉट रीचिंग बट यू आर सीइंग योर सेल्फ टू रीच। तो कभी कभी आप अपने को देखते हैं कि मैं कहाँ पहुंच रहा हूं। और उन्होंने एक मेंटल प्रोग्राम बनाया और वो मेंटल प्रोग्राम क्या था, उन्होंने सोचा कि मैं अब यहां पर गोल्फ खेलूंगा और 7 साल में इस कमरे में गोल्फ खेलता रहूंगा। अब आप सोचिए साथियों, किसी भी खेल में गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसका कि मैदान सबसे बड़ा होता है। 16 होल का गोल्फ, 18 होल का गोल्फ, जो कि कई किलोमीटर, कई मीलों तक लंबे खेल के मैदान होते हैं। उस व्यक्ति ने उस 5 बाई 6 फुट के केज में गोल्फ खेलना चालू किया, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना चालू किया। और हर दिन वो सुबह ही सुबह उस केज में खड़ा होता और खड़ा होकर के इस तरह से रिहर्स करता जैसे कि वो गोल्फ खेल रहा है। उसी तरह से गोल्फ, जैसे उसका मेंटली अपने आप को तैयार करता है कि मैंने यूनिफॉर्म पहन लिए, शूज़ पहन लिए, बिल्कुल अटेंशन की हालत में खड़ा होता। उसको ये अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया कि मैंने कैप लगा ली है। और मेंटली वो इस बात को भी महसूस कर रहा है कि बिल्कुल सेरेन एनवायरनमेंट है, चारों तरफ हरी घास है, जैसा कि गोल्फ कोर्सेज में होता है। चिड़ियों की आवाज आ रही है, सुबह सुबह का मॉर्निंग का सूरज निकला, क्योंकि दिन भर गोल्फ चलता रहता है। तो मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है उस समय से गोल्फ चालू होता है। तो ये सब वो साथियों विजुलाइज कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू रीच and he wants to see to reach to that particular goal। और उसके बाद वो फिर विजुलाइज कर रहा है कि मैंने क्लब, जो एक लंबी सी लकड़ी होती है उसको क्लब कहते हैं, मैंने क्लब को पकड़ लिया है, बॉल को हिट कर रहा है। ये सारा विजुलाइजेशन उसी पोजीशन में आ रहा है, बॉल को हिट कर रहा है और बॉल को हिट करके जाते हुए देख रहा है कि वहां पहुंच गई है, वैसे ही पहुंच गई है, और अपने आप को इंप्रूव किए जा रहा है। और साथियों, 7 साल तक वो रोज 4 घंटे गोल्फ खेलते रहे। सोचिए साथियों कि 7 साल की जेल हो, 5 फुट 6 बाई का एक सिर्फ केज हो, एक दुश्मन राष्ट्र में आप हों, और उसमें अपनी एनर्जी को और अपने इमोशनल बैलेंस को इस तरह से बना करके रखना कि रोज उस केज में 4 घंटे मेंटली गोल्फ खेल रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। और साथियों, 7 साल बाद जब वो व्यक्ति वहां से जेल से रिहा हुआ तो 7 साल बाद रिहा होते ही 6 महीने के अंदर अंदर वो अमेरिका के फर्स्ट 5 गोल्ड प्लेयर्स में से एक बन गया। उस 5 बाई 6 की केज में उसने अपने आप को इतना तैयार कर लिया, इतना रिहर्सल कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर अमेरिका के पहले 5 गोल्ड प्लेयर में से वो एक हो गया। इसे कहते हैं साथियों कि आप अपने आप को मेंटली कैसे महसूस करते हैं। और इसीलिए कहते हैं यू मस्ट सी द रीचिंग। Reaching is not important at every point, at every day, at every hour। एक चीज आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। And then on every point you must see yourself reaching to that particular aspect. And when you will be able to see yourself reaching, एक दिन आप अच्छी तरह से पहुंच भी जाएंगे वहां पर।
और इसके साथ ही साथियों, अगर आपकी रीचिंग आपके माइंड में चल रही है एंड इफ यू वांट टू सी, तो आप हमेशा अच्छे मीन्स को ही काम में लेंगे। मैं आपको इसी का एक दूसरा एग्जांपल बताऊं, जो टीचिंग प्रोफेशन में है। टू बिकम ए टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, रीचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट सी द रीचिंग। एक टीचर है, अब उसको अपने आप को महसूस करना चाहिए कि क्या मैं रोज क्लास में जा रहा हूं, मैं रोज क्लास में किस तरह से लड़कों के सामने खड़ा हो रहा हूं, किस तरह से मैं क्वेरीज को एड्रेस कर रहा हूं, क्लास में पार्टिसिपेशन किस तरह का हो रहा है। इट इज कॉल्ड टू सी द रीचिंग। और इसीलिए कहते हैं, या मान लीजिए मैं अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी व्यक्ति की शादी हो जाए, उसके बाद वेदर आई एम वर्किंग एज ए गुड हस्बैंड और नॉट, और जब गुड हस्बैंड है तो मैं अपनी वाइफ के साथ कितना टाइम बिता रहा हूं, किस तरह से क्वालिटी टाइम बिता रहा हूं, किस तरह से मैं वाइफ के साथ जोक कर रहा हूं, किस तरह से मैं वाइफ के मूड को हल्का कर रहा हूं। जब व्हेन ही वुड सी रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर गोल, हिज रीचिंग विल बी पायस। उसकी जो रीचिंग होगी वो बहुत बढ़िया आला दर्जे की होगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि रीचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एट एवरी पॉइंट यू मस्ट चेक योर सेल्फ कि वेदर ऑन ए करेक्ट पॉइंट यू आर रीचिंग और नॉट। कई बार होता ही है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, अब माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ भी रहे हैं, और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं चुपचाप हेलीकॉप्टर से गए और माउंट एवरेस्ट पर करके फोटो खिंचवा दी वहां पर। इट इज नॉट करेक्ट पॉइंट। और इसलिए कहते हैं साथियों कि हर दिन आप अपने आप को मेंटली अलर्ट रखिए। ये तो वियतनाम युद्ध का उदाहरण था, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण अभी का दे रहा हूं। दांतों तले उंगली दबा देंगे आप। एक ईरान का एक साधारण व्यक्ति, उसका नाम है बुचानी, ये फिर आपको गूगल में मिल जाएगा, उसका पूरा नाम है बहरोज बुचानी। ईरान का एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में चुपचाप शरण लेने के लिए आ गया, अवैध तरीके से शरण ले रहा है साथियों। और जब अवैध तरीके से शरण ली तो उसको ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जेल में बंद कर दिया। और जेल कहां साथियों? एक आइलैंड है, मानुस आइलैंड, MANUS, मानुस आइलैंड में एक बिल्कुल समुद्र के किनारे उसको भी वही 6x6 के केज में ले जाके बंद कर दिया, अकेला, कोई व्यक्ति नहीं है। अब आप सोचिए, साधारण व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में घुसना चाह रहा है, उसको पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और साथियों, शायद आप में से कईयों ने सुना भी होगा, 6 साल वो व्यक्ति जेल में बंद रहा। और 2019 में जेल में रहते रहते उसने एक उपन्यास लिखा, और वो उपन्यास वर्ल्ड फेमस हो गया। उस उपन्यास का टाइटल है नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन, नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन्स। और साथियों, इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि उस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती, पर्शियन आती थी, क्योंकि ईरानियन था वो। उसने जेल की अथॉरिटीज से परमिशन मांगी कि मुझे सिर्फ एक सिंपल मोबाइल फोन दे दिया जाए, कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, जिसमें कि व्हाट्सएप चल सके और मैं दुनिया को देख सकूं। उसने उस व्हाट्सएप में एक प्रोग्राम देखा कि पर्शियन लैंग्वेज को किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। उपन्यास पूरा व्हाट्सएप पर लिखता रहा वो, पर्शियन लैंग्वेज, और पर्शियन लैंग्वेज को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करता रहा। और 2019 में साथियों, नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन्स, वो उपन्यास को लेकर के आ गया। और वो उपन्यास साथियों ऐसा वैसा उपन्यास नहीं था। उस उपन्यास को ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बढ़िया प्राइज होता है, सोचिए आप, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का जो लिटरेरी फील्ड में सबसे बढ़िया प्राइज होता है, विक्टोरिया प्राइज, वो 2019 का $1 लाख का विक्टोरिया प्राइज उस आदमी को मिला। सोचिए, एक आदमी जेल में रह करके अपनी शक्ति को कितना उससे संग्रहित किया होगा, कितना अपने आप को इमोशनली मजबूत किया होगा कि उपन्यास लेकर के निकला। और उपन्यास भी सर्वोत्कृष्ट उपन्यास, जिसको कि $1 लाख का इनाम मिला। BBC ने उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया साथियों, कई वर्ल्ड की लीडिंग एजेंसीज ने उसका इंटरव्यू लिया। और अब आप सोचे होंगे कि उपन्यास की क्वालिटी कैसी है। उसके जिन जजेस ने उस उपन्यास को जज किया है, उन जजेस के मैं कुछ कमेंट्स आपको बता रहा हूं, ताकि आपको लगेगा कि जेल में रहते रहते उस साधारण से ईरानी नागरिक ने अपने आप को कितना इमोशनली बैलेंस किया होगा, और उसने किस तरह का लिटरेरी वर्क किया, उसकी क्वालिटी। जजेस ने क्या कहा, जजेस के मैं कमेंट्स आपको सुना रहा हूं उस उपन्यास को पढ़ने के बाद में, जिन्होंने जजेस ने उसको अवार्ड दिया है। एक जज ने कहा, ए स्टनिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, स्टनिंग वर्क। दूसरे जज ने कहा, डिस्टिंक्टिव नैरेटिव फॉर्मेशंस ऑफ इट्स ओन काइंड। और तीसरे जज ने लिखा साथियों, द राइटिंग इज एज ब्यूटीफुल एज पर द लिटरेरी ट्रेडिशंस अक्रॉस द ग्लोब। कि जो अक्रॉस द ग्लोब जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है, उस ट्रेडिशंस को फुलफिल करने वाला उपन्यास रहा है। तो साथियों, सोचिए आप,
कैसा आदमी रहा होगा जो बेचारा जेल में पड़ा है, बात नहीं करने दी जा रही है, और तीसरे देश की जेल में पड़ा है, और उसके बाद भी इतना बढ़िया उपन्यास लेकर के निकल गया। साथियों, उसके कुछ एक्सेप्ट्स, उसके कुछ कमेंट्स, उसके कुछ संक्षिप्त टिप्पणी मैंने भी पढ़ी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस उपन्यास को नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन्स आप भी उसको पढ़िए। उसका हिंदी का संस्करण भी आ गया है, आपको पता लगेगा उस व्यक्ति की मानसिकता, किस मानसिकता में रह करके कितना उत्कृष्ट कार्य उस व्यक्ति ने किया। और इसीलिए कई बार मैं कहता हूं साथियों, व्यक्ति अपनी क्षमताएं और अपनी सीमाएं खुद तय करता है जिंदगी में, कोई दूसरा नहीं होता है। अपनी सीमाएं हमें खुद तय करनी पड़ती है। और इसीलिए कहते हैं यू मस्ट बी एबल टू अनलॉक द डोर्स। उन दरवाजे की जो ताले खोलने, ताले खोलने की क्षमताएं आप में आ जानी चाहिए। बस ताले कब खोलने, कहां खोलने, आपको आ जाना चाहिए। और कभी कभी तो ये होता है कि बहुत थोड़े से प्रयास से ताले खुल जाते हैं, लेकिन हम तालों खोलने का प्रयास ही नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, और उस उदाहरण को देख करके तो आपको वास्तव में आश्चर्य होगा। और ये भी एक वास्तविक उदाहरण है, जिसको फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी उदाहरण देता हूं, जो भी आपको घटना बताता हूं, वो वास्तविक घटना होती है, जिसको कि आप गूगल पर या कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। और ये घटना है, एक अंग्रेज चोर था, उसका नाम था हाउडिनी, HOUDINI, हाउडिनी। उसने ये घोषणा कर दी कि मुझे दुनिया की किसी भी जेल में आप बंद कर दीजिए, मैं ताले तोड़ करके बाहर आ जाऊंगा, और सिर्फ 2 घंटे में ताले तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। कई जेल वालों ने उसको बंद करके देखा भी सही, वास्तव में तो ताले तोड़ के बाहर आ गया। 11 जेलों के ताले तोड़ करके वो व्यक्ति भाग गया। एक दिन क्या हुआ साथियों, इंग्लैंड में एक छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है आइजल्स। तो आइजल्स में एक नई नई जेल बनी थी। ये व्यक्ति रिहा हो चुका था, जमानत में था। तो उस चोर को कहा गया कि देखो हमारी नई नई जेल बनी है भाई, और बहुत बढ़िया हमने ताले लगवाए, क्या तुम हमारी जेल के ताले भी तोड़ सकते हो? तो उसने कहा बिल्कुल, 2 घंटे में ताला तोड़ दूंगा मैं। उसको लाया गया। उसने कहा देखो, मैं सिर्फ एक लोहे की थोड़ी सी पत्ती लेकर के आता हूं अपनी बेल्ट में। तो वो लोहे की पत्ती उसने बता दी जब उसको जेल के दरवाजे पर डाला गया। तो जेलर ने कहा ठीक है। उसको उस कमरे में बंद कर दिया गया। 2 घंटे तक वो व्यक्ति करता रहा, ताला कैसे खोलें कैसे खोलें। पसीना पसीन हो गया साथियों। ये जिंदगी का उसका पहला अनुभव किसी ताला नहीं खुल रहा है। उसने कहा ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती हो रही है। 11 बड़ी से बड़ी जेलों के मैंने ताले खोल दिए और ये ताला नहीं खुल रहा है। अचानक वो 2 घंटे बाद बेहोश हुआ। बेहोश होकर के गिरा दरवाजे के सहारे, और जो इन दरवाजे के सहारे गिरा वो दरवाजा खुल गया। वो दरवाजा इसलिए खुला कि वो ताला लगाया ही नहीं गया था। सिंपल सा ताले जैसा एक उपकरण था जिसको कि वहां सेट कर दिया गया था, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या करता रहा। तो कहते हैं कि कभी कभी दरवाजे इतनी आसानी से खुल जाते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ यह है कि दरवाजा खोलने की हमारे में इच्छा होनी चाहिए, और जब इच्छा होती है तो बड़े से बड़े दरवाजे भी खुल जाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जिनको हम कहते हैं, उनकी कैटेगरी होती है SNIOP। SNIOP का मतलब ये होता है ससेप्टेबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। ससेप्टेबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर पीपल, कि आपके आसपास का सर्कल ऐसा बेकार सर्कल होता है जो कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरता रहता है। और जब आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरता है तो आप अपनी क्षमताओं को कम आंकने लग जाते हैं। बस यहीं पर सारी समस्याएं हो जाती हैं। साथियों, कई बार आपने देखा होगा, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जो पिस्सू होते हैं, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, है ना, उसको पिस्सू कहते हैं। आप एक जार में कुछ पिस्सुओं को डाल दीजिए, और कुछ पिस्सुओं को डाल करके ऊपर आप एक ढक्कन लगा दीजिए। अब वो पिस्सू क्या होगा, छोटे छोटे मच्छर वो उड़ेंगे, और उड़ करके फिर ढक्कन से टकराएंगे, फिर वापस नीचे गिर जाएंगे, फिर ढक्कन से टकराएंगे, फिर वापस नीचे गिर जाएंगे, फिर ढक्कन से टकराएंगे। मतलब उनकी कैपेसिटी उस जार को पार करने जितनी होती है, लेकिन बार बार ऊपर चढ़ते हैं और वो ढक्कन से टकरा करके वापस नीचे गिरने लग जाते हैं। आधा घंटे आप ये काम कीजिए, और आधा घंटे बाद जब आप उस ढक्कन को हटा देंगे तो भी वो मच्छर वहीं जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तो ढक्कन लगा हुआ है। ये जो ढक्कन लगाने वाले लोग होते हैं ना साथियों, ये आपकी जिंदगी को तहस नहस कर डालते हैं। और एक बार जब कुछ लोग ढक्कन लगा देते हैं तो उसके बाद हम ये सोचते थे कि ये ढक्कन हमेशा के लिए लग गया है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान बन के रहिए, अच्छे लोगों का साथ रखिए। और अच्छे लोग किस तरह से होते हैं, मैं आपको आखिर में उदाहरण दे रहा हूं।
आपने कभी कभी देखा होगा साथियों, जो हंस उड़ते हैं आसमान में, बड़ा मनोरम दृश्य पैदा करते हैं। वो वी शेप में उड़ा करते हैं, और वो वी शेप में साथियों कहते हैं कि उनकी कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त होती है, घंटों ही उड़ते रहते हैं, और बड़े सुनहरे उनका दृश्य होता है, सफेद होते हैं। लेकिन उनकी एक तरीका होता है, सबसे आगे जो उनका लीडर होता है वो 15 से 20 मिनट तक आगे आगे उड़ता रहेगा, और उसके पीछे वी शेप में दूसरे हंस होते हैं। वो सारी जो हवा होती है उसको वो खुद फेस करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, पीछे जो जो हंस उड़े होते हैं वहां पर एक रीजनेबल डिग्री का एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और पीछे वाले हंसों को आराम मिल जाता है। 20 मिनट बाद वो हंस पीछे चला जाएगा और दूसरा हंस लीडर की कैपेसिटी में आगे आ जाएगा, और फिर वो हवा को फेस करने लग जाएगा। इससे कहते हैं साथियों एक वर्चुअस सर्कल। और इस तरह से हर आदमी अपनी लीडरशिप बताता हुआ, हर आदमी अपना पार्टिसिपेट देता हुआ हजारों मील दूरी तक पार करते हैं। ये जो कहते हैं ना साइबेरिया से हजारों मील दूरी तय करके आते हैं, इसी तरह से आते हैं, इसी तरह से आते हैं, हजारों मील की दूरी तय कर लेते हैं वो। तो साथियों कहते हैं कि गोल को पाने के लिए अपने आप को हमेशा चेक करते रहिए, और जब आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और कहते हैं कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी उन आकांक्षाओं को आप नहीं पा पाएंगे, उनको आकांक्षाओं को नहीं छू पाएंगे जिनके लिए कि आप बने हैं। साथियों आखिर में मेरे एक पसंदीदा शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनकी 4 लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सांस खींचने से पूर्व, कि व्यक्ति सांस लेता रहता है और वो हमारे जीवित होने की निशानी है, कि सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो, सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए, कि सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए, कि मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कि कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए, कि कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए, कि कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी। वास्तव में छुई मुई जिंदगानी होती है कि कांच के खिलौने जैसे छुई मुई जिंदगानी बड़ी सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए, बड़ी सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए, कि भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है, पर कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। साथियों अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।